इसे हमें जानने की आवश्यकता नितांत है, क्योंकि ये आत्मा है। ये एक्चुअल टीचिंग की लेबोरेटरी भी इसको कहते हैं, प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रयोगशाला जैसे विज्ञान के प्रयोगशाला होते हैं ना, साइंस के पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर उसको प्रयोग करने के लिए आप लैब में जाते हो। ठीक है, लैब में रासायनिक प्रयोग करते हो, एक दूसरे से मिलाते हो, कुछ इसमें से मिलाओगे, कुछ उसमें से मिलाओगे, फिर जाकर के एक रिजल्ट बनता है, एक परिणाम बनता है। ठीक इसी तरह से एक्चुअल टीचिंग में जो मैं पढ़ा रहा हूं, लगता है कि एक सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे अंग जो है हमारे काम करते हैं। वो सभी अंग अलग अलग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो उन सबको हम माइक्रो टीचिंग के लैब में ले जाकर के एक एक को माइक्रो रूप में, माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजों को विस्तार से बना करके उसके बारे में पहले हम अपने आप को मजबूत करते हैं, उस पर डेवलप करते हैं, तब जाकर के एक एक्चुअल टीचिंग संपूर्ण रूप से खूबसूरत और बढ़िया और प्रभावशाली बनकर के निकलता है। तो ये एक्चुअल टीचिंग का माइक्रो टीचिंग लैब है। उस लैब में हम प्रयोग करते हैं, और यही लैब जो आज माइक्रो टीचिंग की चलने जा रही है, वो एक्चुअल टीचिंग की लैब के रूप में हम आपको देने जा रहे हैं। हम एक्चुअल टीचिंग की जो लैब होती है, हम एक्चुअल टीचिंग जो आपके सामने रखते हैं, तो वो जो 40-45 मिनट में एक टीचर जो मेहनत करता है क्लास में, जब वो आपके सामने प्रेजेंटेशन देना होता है, तो केवल बोलता नहीं है, केवल वो आपको कुछ देता नहीं है, वो बहुत सारी क्रियाओं का संचालन करता है, और संभवतः वो क्रियाएं आपको दिखती नहीं है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो उन सारी क्रियाओं को हम पहले अलग अलग भागों में बांटेंगे कि कौन सी क्रिया कब और कहां प्रेजेंट करता है शिक्षक, और उसका क्या महत्व होता है। अगर इस विषय में आप समझ जाओगे, जान जाओगे, तो ये माइक्रो टीचिंग आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। हम आते हैं माइक्रो टीचिंग के इतिहास पर जरा चलें, तो पहले जो भी हमारी टीचिंग टेक्निक थी हमारे अध्यापकों के निर्माण करने में, तो वो टीचिंग टेक्निक उतनी प्रभावशाली नहीं थी कि हम एक अच्छे अध्यापक का निर्माण कर सकें। तो जरूरत हुआ कि हम, अगर हमें राष्ट्र अच्छा निर्माण करना है, तो एक अच्छी टेक्निक लाया जाए। अच्छी टेक्निक लाने के लिए ये विषय, इस विषय को शोध का विषय बनाया गया, रिसर्च का विषय बनाया गया। और रिसर्च का विषय ये बना अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। वहां इस विषय को रखा गया कि हम कौन सी टेक्निक बनाएं जिससे कि हम एक खूबसूरत अध्यापक का निर्माण कर सकें। इस विषय को शोध का विषय बनाया गया, और इसमें 3 लोग लगाए गए। 3 लोगों ने इसमें काम करना प्रारंभ किया, कीथ एचिसन, बुश और एलन। 3 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई कि आप एक ऐसी टेक्निक का निर्माण करें, एक ऐसे तकनीक का आविष्कार करें जिससे कि हम अच्छा अध्यापक बना सकें। तो इन तीनों ने अपनी जिम्मेदारियां 1961 से प्रारंभ किया, 1961 से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। संयोग से उसी समय जर्मनी में वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार होता है। वीडियो टेप रिकॉर्डर, जिसमें आपको आपकी क्रियाओं को लाइव दिखाया जा सके, आपके किए गए कार्यों को दोबारा दिखाया जा सके, ऐसे वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार होता है।
तो इन तीनों शोधार्थियों ने सोचा कि क्यों ना उसका प्रयोग हम इसमें करें, ताकि जो ट्रेनिंग लेने वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये अवसर ना मिले कि हमने जो आप पढ़ाया है, मैंने ये गलतियां की हैं। होता क्या था कि पहले वाली जो टेक्निक थी उसमें जब प्रशिक्षु पढ़ा रहा होता था और बाद में उसका फीडबैक दिया जाता था और कहा जाता था कि ये स्टेप तुम्हारा गलत है, तो वो कहता था साहब हमको मालूम नहीं है, हम तो सही किए हैं। वो स्वीकार ही नहीं करता था अपनी गलती को। तो जब गलती नहीं स्वीकार करोगे तो सुधार कहां हो सकता है। तो यह भी ध्यान रखा गया 1961 में एलन और एचिसन और बुश के द्वारा कि कम से कम इस बात को प्रशिक्षु डिनाई न कर पाए कि ये स्टेप हमने नहीं किया है। तो उसका प्रयोग साथ में लाया, फिर प्रारंभ हुआ और एक एक्चुअल टीचिंग को जो 40 से 45 मिनट में पढ़ाए जाते हैं उसके उसने कई भागों में डिवाइड किया। मूलतः 10 भागों में बांट दिया उसने। एक व्यक्ति को 10 भागों में बांट दिया, एक टीचिंग को 10 भागों में डिवाइड कर दिया और कहा कि 10 पार्ट्स के में जो अलग अलग चीजें हैं उनको छोटा छोटा करके और एक एक को लेकर के हम सीखेंगे तो जरा सीखने में हमें आसानी होगी, हमको विकास करने में आसानी होगी। 40 मिनट का प्रशिक्षण अगर आपको कहें कि आइए मैं जिससे पढ़ाता हूं जिस तरह से आप भी वैसा ही आप प्रेजेंट करिए, आप कर पाओगे? सेम कर पाओगे? नकल नहीं कर पाओगे किसी का। और जब नकल कोई व्यक्त करता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है, अपनी बात को वो नहीं रख पाता है, अपनी क्षमताओं को नहीं रख पाता है। वो तो नकल वाला ही बात सोचने में, याद करने में ही अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर देता है। इसलिए उसने कहा कि ये पूरा का पूरा जो 40 मिनट का टीचिंग करता है एक टीचर, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाए। तो छोटे छोटे खंडों में 10 खंडों में उसने बांटा है और कहा यही 10 खंड इसके हैं और उसी 10 खंड को उसने 10 स्किल का नाम रखा। हालांकि कई शिक्षाविदों ने उसको 12 भी कहे, उसको 14 भी कहे, उसको 16 भी कहा गया। तो ये नहीं कि जो 14 कहा गया वो गलत है, 16 कहा गया वो गलत है, परंतु मूल रूप से जो है, मौलिक रूप से जो है वो 10 ही है। तो 10 स्किल, 10 पार्ट्स को उसने 10 स्किल में डिवाइड किया और उसी को अलग अलग नामकरण के रूप में रखा, अलग अलग नाम दिया उसका। 10 जो पार्ट्स स्किल के थे माइक्रो टीचिंग के, उसको उसने एक चक्र के रूप में समय को विभाजित किया, जिसको कि हम माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग के चरण बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग के पद बोलते हैं। अब जरा मैं आता हूं इस पे कि वो चरण कौन से होते हैं, वो चरण क्या है। आप हाथ से लग जा रहा है क्या? स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के पद कह लो, चरण कह लो। ये उसने जो हमारी माइक्रो टीचिंग के शोधार्थी थे उन्होंने इसको स्टेप्स के रूप में कहा कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इसी के अनुरूप किया जाए। शोध उन्होंने जब प्रारंभ किया तो 1961 में प्रारंभ किया और 1963, अगर आपको प्रश्न पूछे जाए कि माइक्रो टीचिंग का जनक कौन था तो जवाब आपकी तरफ से क्या मिलेगा? हैं? आप गूगल पर सर्च करोगे या आप कहीं सर्च करोगे तो वहां एलन का नाम दिखेगा, वहां एलन का नाम दिखेगा। हुआ क्या? शोध तो तीनों कर रहे थे, एचिसन भी कर रहा था, बुश भी कर रहा था, एलन भी कर रहा था,
लेकिन श्रेय कौन ले गया? एलन ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि एक छोटी सी किस्सा हम आपको सुनाते हैं। अध्यापक वो कौन है जो दृष्टांतों के माध्यम से आपको समझा ना सके। एक बार एक किसान खेत में पानी चलाने के लिए पंपिंग सेट ले गया और उसने पंपिंग सेट को चलाना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया। मारते 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 थक गया। आधे घंटे बाद फिर प्रयास किया, फिर स्टार्ट किया मारना, नहीं चालू हुआ। फिर रेस्ट लिया, फिर मारना शुरू किया, नहीं चालू हुआ। एक राहगीर जा रहा था वहां से, उसने पूछा क्या है भाई बताओ, इतने परेशान हो? तो जिसका पंपिंग सेट था किसान, उसने कहा कि इतने देर से हम मार रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या हो गया है और चालू नहीं हो रहा है और हमको खेत में पानी चलाना है। उसने कहा लाओ थोड़ा हम प्रयास करते हैं। उसने कहा तुम क्या करोगे, मैं तो 1.5 घंटे से मार रहा हूं, नहीं चालू हो रहा है, तुम्हारे बस का थोड़ी ना है। तो उसने कहा ठीक है, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। कहा ठीक है, लो। मारे, वो गुस्से में दे दिया और वो जो राहगीर था उसने स्टार्ट किया और एक ही बार मारा, स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा श्रेय राहगीर के ऊपर था, नहीं। दुर्भाग्य था उस व्यक्ति का, किसान का, कि उसने एक बार और प्रयास नहीं किया। एक बार और प्रयास किया होता तो वो श्रेय उसको गया होता, राहगीर को नहीं किया होता। इसलिए आप सबको मैं ये कहता हूं कि कभी हार मत मानिए, प्रयास जारी रखिए, और प्रयास जारी रखेंगे तो सफलताएं कब आपके हाथ में आ गई ये कोई जानता नहीं है। तो वही हाल एचिसन में था, वही हाल बुश में था, वही हाल एलन में था। एलन होशियार था और उसने ये जो टेक्निक का आविष्कार जो किया गया था उसका उसने सिर्फ इतना ही किया कि नामकरण कर दिया, नाम रख दिया उसने, सूक्ष्म शिक्षण। अब नामकरण करने का लाभ उसको उस समय से लेकर के आज तक मिलता है और बेचारे बुश और एचिसन पर्दे से गायब हो गए। तो जनक हमेशा एलन को कहा जाता है इसलिए कि नामकरण उसने किया, और नामकरण 1963 में होता है, याद रखो, ये सन जरूर याद रखना। 1961 में प्रारंभ होता है, 1963 में नामकरण होता है, और पूर्ण रूप से माइक्रो टीचिंग जब बन के निकलती है एक तकनीक के रूप में, वो 1968 में निकलती है, 1968 में। 1968 में पूर्ण रूप से एक तकनीक के रूप में निकलती है, और तब से लेकर के अब तक इसका कोई स्थान लेने वाला तकनीक नहीं आ पाया, इसका विकल्प कोई नहीं लाया। हालांकि तकनीकें बहुत आई जिसमें टीम टीचिंग भी है, ग्रुप टीचिंग भी है, सिस्टम एनालिसिस भी है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी है, ये सब टेक्निक के रूप में है, पर स्थान कोई माइक्रो टीचिंग का अभी तक तो ले नहीं पाया है। इसलिए जैसे पहले था, जितना उपयोग पहले होता था, जितना लाभ पहले था, आज के परिप्रेक्ष्य में भी माइक्रो टीचिंग का वो इतना ही लाभ मिलता है। तो ये जो 1968 में जो निकलता है सबसे पहले अमेरिका में लागू होता है, और भारतवर्ष में जानते ही हो आते 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 देर हो जाती है। हमको लगता है कि 1968 के 40 साल बाद, 30 साल बाद ये कहीं ना कहीं ये भारत में आता है, कहीं ना आता तो खैर 70 के दशक में ही, पर इसके बारे में कोई जानता नहीं था। मद्रास ही विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, पर पूरे भारतवर्ष में, अब मैं तुमसे बता दें आपसे कि मैं 1988 में बीएड किया, 1988 में, जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय माइक्रो टीचिंग तो भारतवर्ष में आ चुका था, पर माइक्रो टीचिंग पढ़ाने वाला कोई अध्यापक था नहीं, और हम माइक्रो टीचिंग भैया पढ़े वड़े नहीं थे, ना माइक्रो टीचिंग के बारे में जानते थे। क्यों? नई चीजें थी, पढ़ाने वाले को जानकारी नहीं थी, पढ़ाएगा क्या, जानता क्या था।
दुर्भाग्य था हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। फिर मैं एमएड में आया, 1989 में एमएड में आया, वहां भी वही दशा। एमएड में भी माइक्रो टीचिंग नहीं मिला पढ़ने को, क्योंकि जो बारीकियां थीं उन बारीकियों को संभवतः उस समय तक हमारे बीच में पूरी तरह से जानकारियां नहीं मिल पाई थी, अभाव था इसका। मैं भी माइक्रो टीचिंग को समझ नहीं पाया था। समझा कब जानते हो? जब मैं सेवा में आया। सेवा में आता हूं 2003 में, तब लगा कि माइक्रो टीचिंग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और माइक्रो टीचिंग जिसने नहीं जाना, जिसने नहीं सीखा, उसका तो बीएड करना बेकार है। तब से हमने इस जो तकनीक थी इस पर स्वतः इस पर हमने रिसर्च प्रारंभ कर लिया, और जो भी व्यक्ति जो हमसे अनुभवी था, हर व्यक्ति से हम थोड़ी थोड़ी जानकारियां लेना प्राप्त कर लिए, और उसी जानकारियों के आधार पर, उन्हीं ज्ञान के आधार पर जो कुछ भी हम आपके सामने दे रहे हैं उसे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जानकारी कम हो, पर ये जो चीजें माइक्रो टीचिंग के बारे में जाननी थी वो मैंने अपने सेवा काल के दौरान ही जाना, और अपने आप शोध करके हमने इसको जानने का प्रयास किया। इसलिए आप भी जो कुछ मिल रहा है वो तो जानिए, नहीं मिल रहा है तो आपको खुद क्रिएटिव होकर के उसमें सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता नहीं है। तो माइक्रो टीचिंग जब आता है यहां लास्ट में 1995 के बाद, समझो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रारंभ होता है, लेकिन अब तो इसका प्रयोग मैक्सिमम होते हैं। इसकी जो प्रक्रिया थी कि माइक्रो टीचिंग तो टेक्निक बन करके निकल गई, अब इसको हम कैसे सीखने की प्रक्रिया कैसे अडॉप्ट करें, कौन सी प्रोसेस अब अपनाएं। तो प्रोसेस में उसने स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग को रखा, और सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है पाठ योजना। पाठ योजना का मतलब जानते हो ना? एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक प्लानिंग करना, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप पढ़ाने जाओगे तो आपका क्लास, आपकी कक्षा व्यर्थ होगी, और एक जो टाइम फ्रेमिंग होती है कि इतने में हमको समाप्त करना है, इन नियमों के, इन विधियों के तहत समाप्त करना है, उसका आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी बात को क्लास में प्रेजेंट करने के लिए एक पहले से ब्लूप्रिंट के रूप में योजना बना करके ले जाना पड़ता है। कोई भी काम हम करते हैं तो बिना योजना के नहीं करते हैं। घर में एक छोटी सी काम होती है, छोटा सा अगर शादी है तो एक प्लानिंग आप करते हो, कार्ड कौन बनाएगा, मार्केट कौन करेगा, अतिथियों का स्वागत कौन करेगा, एक प्लान बनाते हो। तो जिनकी प्लानिंग होती है सफलताएं वहीं मिलती है, जिनकी प्लानिंग नहीं होती है सफलताएं उनको प्राप्त नहीं होती है। आप एक पोस्ट कार्ड का एक फार्मूला है POSDCORB, पोस्ट कार्ब। पॉलिटिकल साइंस के शिक्षाविद थे लूथर गुलिक ने दिया है पोस्ट कार्ब। उसमें कहा है उसने कि ये पोस्ट कार्ब का जो सूत्र है ना, इसको आप एडॉप्ट करोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं रहोगे। और उसमें पी शब्द ही प्लानिंग से आता है, पी फॉर प्लानिंग। पहले आप प्लानिंग करिए, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन करिए, एक संगठन बनाइए, प्लान करके एक संगठन बनाइए, PO, फिर आप क्या करोगे, यस करोगे। यस मीन्स स्टाफिंग मतलब लोगों के रखोगे, कर्मचारियों को रखोगे, या घर में शादी है तो उसमें भाई बहन जिसको रखना होगा रखोगे। तो एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम को आप करोगे तो
न टाइम बर्बाद होगा न धन व्यय होगा। और टाइम बर्बाद धन व्यय न हो इसके लिए हम प्लान करके चलते हैं। उसी प्लान के तहत यहाँ भी हम पहले एक लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो पाठ्य योजना का निर्माण करने के बाद दूसरे स्टेप्स में हम आते हैं। योजना बन गई, फिर हम क्लास में आते हैं, उसको टीच करते हैं, शिक्षण देते हैं, पढ़ाते हैं। दूसरा स्टेप हो गया शिक्षण का। ठीक है, प्लान किया, टीच किया। फिर पढ़ाने के बाद कोई भी व्यक्ति पहली बार में परफेक्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। कोई व्यक्ति पहली बार में कहो कि नहीं हमको सब आ गया, ये संभव नहीं है। हाँ, ईश्वर का अगर आपको कोई प्रदान है तो बात अलग है, पर एक ही बार में आप कंप्लीट हो जाओगे ऐसा नहीं है। तो यहां फिर आप पढ़ाने के बाद आपके अंदर कमियों को देखी जाती है। तो वो कमियों के बाद हम उसको फीडबैक देते हैं, जिसको कि हम पृष्ठ पोषण कहते हैं, फीडबैक कहते हैं इसको। पृष्ठ पोषण समझे? पृष्ठ पोषण क्या होता है? एनी पृष्ठ पोषण क्या होता है? नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। जो कमी है उस कमी को दूर करना। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए होते ना तो इसका अर्थ अपने आप समझ में आता है। पृष्ठ मतलब पीछे, पोषण भोजन, पोषण मतलब एनर्जी, फीड बने दाना, कहां से? पीछे से, बैक। ठीक है, पीछे से पुश करना, पीछे से आगे की तरफ ले जाना, ये फीडबैक कहलाता है। देयर आर मोर डिफरेंस बिटवीन फीडबैक एंड मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। हम प्राय मान लेते हैं कि फीडबैक भी वही है, मोटिवेशन भी वही है और रीइंफोर्समेंट भी यही है। यही तो दुर्भाग्य है। हम शिक्षा को भी वही मान लेते हैं, हम ज्ञान को भी वही मान लेते हैं, हम विद्या को भी वही मान लेते हैं। अंतर जानते हो? नहीं जानते हो। कहोगे हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, कहोगे हम विद्या लेने जा रहे हैं, कहोगे हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, पर अंतर नहीं मालूम है। अंतर है, सब में अंतर है। जैसे टीचर में अंतर है, शिक्षक में अंतर है, गुरु में अंतर है, सब में अंतर है। अगर अंतर नहीं होता तो फिर नाम क्यों एक अलग अलग होते? नाम अलग है तो काम उसका अलग अलग होगा। ये थोड़ी समझने की आवश्यकता है, थोड़ी जानने की आवश्यकता है। तो यहां ये लंबा विषय है, एक दिन का। मैं माइक्रो टीचिंग अपने यहाँ चलाता हूं तो 2 महीने चलाता हूं, और अभी हमारी माइक्रो टीचिंग चल रही है फरवरी से, और अभी हम अंत नहीं कर पाए हैं। पर आपके बीच में तो एक ही दिन में सारा सामग्री रख देना है, तो हमारे लिए भी चैलेंज है और आपको भी उसको सीखने में थोड़ा सा समझने में कठिन महसूस होगा, क्योंकि एक ही दिन में कितना आप समझोगे। लेकिन जितना हम समेटना चाहेंगे, जितना तक आपकी क्षमता होगी सहने की, उतना ही तक हम आपको देंगे। जब हमें लगेगा कि आप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, हम तो भांप लेते हैं ना कि अब आप बेचैन हो गए हैं, बेचैन आत्मा हो गए, तो हम छोड़ देंगे उसके बाद। क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम बोलने से हमारा फायदा क्या होगा। तो लंबा विषय है ये, शिक्षा, ज्ञान और विद्या है। बहुत सारी चैलेंजेज है इसमें, बहुत सारे अंतर हैं इसमें। तो ये पृष्ठ पोषण, पीछे से पोषण हम देते हैं। फीडबैक में क्या होता है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण को, उसमें जो भी कमियां होती हैं, उन कमियों को चिन्हित कर उसको कैसे सुधार किया जा सके, इसके लिए सुझाव देना, मात्र सुझाव देना, ये फीडबैक कहलाता है। समझे? आपके अंदर कमियां क्या हैं,
और इसीलिए वो वीडियो टेप रिकॉर्डर का यूज किया था उसमें, कि जब वो हम कमियां आपको बताएं और आप डिनाई करें तो मैं वो वीडियो टेप रिकॉर्डर चला करके दिखा सकूं कि देखो आपने इस स्टेप्स में गलत किया है। तो वो वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी माइक्रो टीचिंग में होता है। हालांकि ये चीजें हैं, मतलब फिजिकली रूप से हम नहीं कर पाते हैं, पर नियमों में आता है, वो उसका प्रयोग करना नियमों में आता है। तो फीडबैक देना मतलब ये कि पीछे से आपको आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सुझाव देने का काम करता है। और देने का काम जानते हो कौन करता है? कौन दे सकता है सुझाव? कौन दे सकता है? आप दे दोगे क्या? आपके बस का है क्या? देगा कौन? जो टीचर है उस क्लास का, जो आपको ट्रेनिंग कर दिला रहा है, वो वही आपको सुझाव दे सकता है, दूसरा कोई सुझाव नहीं दे सकता है। इसलिए उस समय जब वो आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है और सुझाव की मुद्रा में होता है, तो उसको हम किस भाषा से पुकारते हैं? उसका नाम है सुपरवाइजर। वो सुपरवाइजर की श्रेणी में होता है उस समय, टीचर की श्रेणी में नहीं होता है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मीन्स जिसके पास सुपीरियर विजन हो, जिसके पास दिव्य दृष्टि हो। सुपीरियर विजन, सुपरविजन नहीं होता है। सुपरवाइजर का मतलब होता है, सुपरविजन का मतलब होता है कि सुपीरियर विजन, जिसके पास दिव्य दृष्टि है। जानते हो ना दिव्य दृष्टि किसके पास था? संजय के पास था। और संजय रण क्षेत्र में एक एक घटनाओं का उल्लेख अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते थे। और कहां सुई गिरा है, कहां भाला गिरा है, ये वो देख लेते थे, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि था। अगर क्लासरूम के भी संदर्भ में हम बातें करें, तो क्लासरूम में जो टीचर होता है, जो आपका सुपरवाइजर होता है, वो सुपरवाइजर के पास दिव्य दृष्टि होती है। और वो एक सेकंड में आपने क्या गलतियां की हैं वो पकड़ लेता है, दूसरा कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो एक सेकंड में आपको देख लेगा कि आपने इस स्टेप्स में गलत किया है। तो सुपरवाइजर सुपरविजन के दौरान आपकी गलतियों को देखेगा और गलतियों में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए अपेक्षित सुझाव देने का काम करता है सुपरवाइजर। अब एक शब्द और हम आपके सामने रखते हैं, सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर, इंस्पेक्शन। 3 शब्दों का खेल और है। सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर, इंस्पेक्शन। बोलो, तीनों एक है? एक है? एक हो ही नहीं सकता है भाई, अलग अलग है। सुपरवाइजर का तो मैंने बता दिया, जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पर्यवेक्षक। हिंदी में बोलते हैं पर्यवेक्षक। और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को क्या बोलेंगे जानते हो? उसको भी पर्यवेक्षक बोल दोगे क्या? बोलते हैं लोग, उसको भी लोग कह देते हैं पर्यवेक्षक है। वो पर्यवेक्षक नहीं होता है। ऑब्जर्वर वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षक। वो सुपरवाइजर है, एक ऑब्जर्वर है, और एक इंस्पेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं निरीक्षक। 3 शब्द का खेल है। अब इन तीनों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत लग जाएगा इसमें। लेकिन यहां फीडबैक में आपको कमियां मिली, कमियों को सुधार करने के लिए सुझाव दिया, फिर आप उसके अनुकूल प्लान का फिर निर्माण करेंगे। ये आता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पुनः पाठ योजना। पुनः पाठ योजना,
रीप्लानिंग। पहले प्लान में क्या गलतियां थी, उन गलतियों को फिर से रीप्लान करते हैं। पहले प्लान में क्या दोष था, क्या त्रुटि थी कि उसमें सुधार किया जा सके, उसको लेकर के हम रीप्लान करते हैं सेकेंड स्टेप में। अब रीप्लान हो गया तो फिर आता है पुनः शिक्षण। रीटीच मतलब दोबारा उसको पढ़ाना। रीटीच हुआ तो फिर वही प्रक्रिया होगी शिक्षण फीडबैक की, जिसको हम कहेंगे पुनः पृष्ठपोषण। और ये जो चक्र है साइकिल, ये साइकिल का रूप तभी लगी जब यहां आकर के मिलाओगे आप। अब ये पूरा साइकिल बन गया। और आपकी साइकिल, साइकिल मतलब जो साइकिल चलाते हो, साइकिल कहां रुकती है जाकर के? साइकिल जब घर से लेकर के चलते हो तो कहां रुकती है आपकी साइकिल? जहां आपको गंतव्य पर पहुंचना होता है, तभी जाकर के आपकी साइकिल रुकती है। यहां पर भी साइकिल तभी रुकेगी जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो गए, जब तक प्योर नहीं हो गए, तब तक साइकिल वो चलेगी। चाहे एक बार में आप पूरा करिए, 2 बार में पूरा करिए, 3 बार में पूरा करिए, उस स्किल में जब तक पारंगत नहीं होंगे, ये साइकिल अनवरत चलती रहेगी। तो इसने एक जो प्रोसेस अपनाया कि कैसे हम अपने आप को डेवलप करें, प्रोसेस में उसने इसी प्रकार की साइकिल को बनाया कि यही विधि अपनाइए और जब तक परफेक्ट ना हो जाइए तब तक आप उस मार्ग पर चलते रहिए। अब कभी कभी आपके सीटेट टेट में परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग, हाउ मेनी? 6 और 7 और 5 और 2 है, कितना होता है? 6 कैसे? क्योंकि 6 मैंने लिखा इसलिए 6। फिर ये प्रश्न है, और ये प्रश्न की गलतियां बहुत बार होती है, क्योंकि इस विषय में संभवतः कहीं ना कहीं अभाव है ज्ञान का। अब इस पूरे प्रक्रिया को हम एक समय में डिवाइड करते हैं, जो समय निर्धारित किए गए हैं सब पर। सबसे पहले जो समय निर्धारित किया गया है वो शिक्षण पर किया गया है, और वो दिया गया है 6 मिनट का। आपकी अपनी माइक्रो टीचिंग की प्लान है वो 6 मिनट में समाप्त होनी है। 6 मिनट में समाप्त हुआ, फिर फीडबैक होता है, फीडबैक भी देते हैं 6 मिनट में। 6 मिनट का फीडबैक होता है। ये जो रीप्लान है, ये रीप्लान में 12 मिनट दिए जाते हैं, क्योंकि प्लान बनाना आसान नहीं होता है, प्लान को समय मिलता है। 12 मिनट का हमने प्लान दिया, फिर ये 6 मिनट का यहां रीटीच में देते हैं, फिर वही 6 मिनट हम यहां दे देते हैं। यही समय का विभाजन है। टोटल जो होता है वो 36 मिनट का होता है, 36 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए 6, 6, 12, 6, 6, ये 36 मिनट। आपकी जो माइक्रो टीचिंग का एक चक्र होता है वो 36 मिनट में पूरा होता है, 36 मिनट में पूरा होता है। तो ये जो समयों का विभाजन किया गया है, इनमें सबको तो दे दिया गया, इनको नहीं दिया गया। दिया है, इनको दिया ही नहीं गया समय। 36 मिनट का ही नियम है और 36 मिनट अलग अलग बांट दिए गए। पाठ्य योजना को समय निर्धारित नहीं किया गया। यह माना गया कि पाठ्य योजना जो पहली बार देते हैं वो आपको घर से बना करके लाना होता है,
तो घर से बनाए हुए पाठ्य योजना पर कोई समय निर्धारण नहीं किया गया होता है। समय कब शुरू होता है? जब आप क्लास में उस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हो, टीचिंग को प्रारंभ करते हो, वहां से समय बांटे गए हैं। तो अब समय यहां से बांटा गया है तो स्टेप्स भी यहां से ही शुरू होगा। समय जहां से बांटे गए हैं स्टेप्स भी वहीं से प्रारंभ होगा। तो उस हिसाब से पाठ्य योजना को हम स्टेप्स में काउंट नहीं करते हैं। पाठ्य योजना जो घर से बना करके लाई गई है उसको हम स्टेप्स में गणना नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें समय का विभाजन नहीं दिया गया है। तो समय का विभाजन नहीं है, इसलिए वो प्रक्रिया का पार्ट्स नहीं होता है। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग के जो पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, उसको इसी साइकिल के हिसाब से, सर्कल के हिसाब से एक एक करके हम सीखने का आनंद उठाते हैं, सीखने का क्रम जारी रखते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि एक एक स्किल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जब आपको पूरे भारतवर्ष के भूभाग के बारे में प्रश्न पूछा जाए, पूरे भारतवर्ष के भूभाग, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हर एक प्रांतों के भूभाग के बारे में जानना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है, साउथ में क्या है, सारे प्रांतों की जब भूभाग की स्थिति के बारे में जान जाएंगे तो आप पूरे भारतवर्ष के भूभाग की स्थिति के बारे में स्वतः ही जान जाएंगे। इसलिए पहले आप माइक्रो टीचिंग के छोटे छोटे पार्ट्स को जान लीजिए, फिर लेसन प्लान के बारे में तो अपने आप जान जाएंगे आप। तो उन छोटी छोटी क्रियाओं को जानने के लिए हम इस प्लान, इस जो हमारा इस सर्किल है, इस सर्किल के माध्यम से हम प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये माइक्रो टीचिंग की अभी हमने आपको एक तरह से डेफिनेशन बताई, एक तरह से स्टेप्स बताए और एक तरह से इतिहास उसको हमने बताया। कौशलों पर जब चर्चा करते हैं अब कि कौन कौन से कौशल महत्वपूर्ण कौशल हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है सबसे पहले आता है हमारा उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल सबसे पहला कौशल उसने कहा। ये जो 10 भागों में बांटने के लिए कहा गया ना, एक टीचर की पूरी एक्टिविटीज को क्लास की 10 भागों में बांटा उसने, और इस माइक्रो टीचिंग के लैब में कहा कि अब प्रैक्टिस करो भैया, और एक मिक्सचर से दूसरे मिक्सचर में मिलाओ। तो उद्देश्य लेखन कौशल पहला कहा, वहीं दूसरा कहा मालूम है नहीं, पाठ प्रस्तावना कौशल। दूसरा, तीसरा अनुशीलन प्रश्न कौशल। चौथा व्याख्या कौशल। तीसरा, पांचवा दृष्टांत व्याख्या कौशल। छठवां पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल। सातवां उद्दीपन
परिवर्तन कौशल। आठवां, छात्र सहभाग कौशल। नवां, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। और 10वां, पाठ समापन कौशल। ये 10 कौशल महत्वपूर्ण 10 कौशल हैं जो एक क्लास में टीचर 40 मिनट पढ़ाता है तो उस 40 मिनट के दौरान वो कौन कौन सी क्रियाओं को करता है, उस सारी क्रियाओं को 10 भागों में डिवाइड किया उसने और कहा कि इन 10 को आप अलग अलग माइक्रो टीचिंग के लैब में प्रैक्टिस करिए और एक एक में परफेक्ट होते जाइए। एक समय आएगा कि आप पूरे में परफेक्ट हो जाएंगे और एक अच्छे अध्यापक का निर्माण आपके अंदर हो जाएगा, एक अच्छा अध्यापक आप बन जाओगे। तो ये 10 कौशल को उसने एक क्रम में रखा। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये जो क्रम है ना, ये क्रम अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से रखा गया हुआ क्रम है, सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया हुआ है। इस क्रम में परिवर्तन करोगे तो इसका भाव टूट जाएगा, इसका भावार्थ अलग हो जाएगा, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसलिए क्रम उसी प्रकार से रखा गया हुआ है जिस क्रम से हम प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और अंत तक ले जाते हैं। देख लो ना, पहला क्या है? पहला ही कह रहा है कि उद्देश्य। कोई भी क्रिया हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य को बनाते हैं। और कोई क्रिया का अंत कब होता है? जब परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम समापन करते हैं तो उसका अंत होता है। तो वही उसने किया है कि शुरुआत ही उद्देश्य से किया है और अंत किया है समापन से। तो ये अपने आप में ये जो क्रमिक रूप से सिस्टमेटिक तरीके से इस कौशल को रखा है ना, इसमें लोग भूल कर देते हैं। कोई कब रख देगा, कभी उद्देश्य को बाहर कर देगा, कभी उद्देश्य को लास्ट में कर देगा। लेकिन ये इस तरह से छेड़छाड़ करना उसमें ये गलत होता है। हमेशा आप उद्देश्य जब तक निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाओगे। उद्देश्य विहीन प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं होता है। उद्देश्य विहीन प्रक्रिया का कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए उद्देश्य पहले बनाओ कि हमें क्या करना है। उद्देश्य, सुनिएगा, एक परिभाषा है, उद्देश्य के निर्धारण मात्र से ही उसके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। एक ऐसा उद्देश्य है कि जो ही उद्देश्य बनाओगे ना, जो भी रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होती हैं ना, वो अपने आप मिलती चली जाती हैं और समाप्त होती चली जाती है। जब तक उद्देश्य नहीं बनाओगे तो तुम्हारे अंदर बेचैनी होती है, तुम सही रास्ते पर खोज ही नहीं पाते हो, कहां जाओगे, क्या करोगे। जैसे जब तक नहीं बनाए थे उद्देश्य की बीएड करना है, तब तक क्या यहां बैठे थे क्या? जब बना लिया कि बीएड करना है तो देखो स्थान मिल गया अपने आप से। बीएड का फॉर्म भरा होगा, बीएड का परीक्षा दिया होगा, फिर काउंसलिंग किए होंगे, किताबों को पढ़ा होगा, फिर आ गए तुम यहां पर। तो उद्देश्य बना लिए तो परिणाम अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो उद्देश्य के निर्धारण मात्र से ही रास्ते में आने वाले सारी बाधाएं स्वतः ही अपने आप समाप्त होती चली जाती है। किसी न किसी क्रिया का, जब कोई क्रिया प्रारंभ होती है तो उसका कोई अंत तो होता है ना। आप चाहे हिमालय पर्वत पर भी चढ़ो तो कहीं ना कहीं अंत तो होगा ना, ऐसा नहीं ना अनंत है। जो क्रिया प्रारंभ होती है उसका कहीं ना कहीं अंत होता है।
तो क्रिया का अंत कहां होगा? सुनिएगा, क्रिया का अंत कहां होगा, इसको हम क्रिया के प्रारंभ में ही जान लें तो वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। बुझे? नहीं बुझे? क्रिया का अंत कहां होगा, उसको हम क्रिया के प्रारंभ होने के पहले ही जान लें तो वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। हमको कल गोरखपुर जाना है, गए नहीं? गए नहीं ना? कल गोरखपुर जाना है, ये हमारी क्रिया प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन हमने पहले ही जान लिया। तो पहले ही हम तय कर लिए कि हमको कल गोरखपुर जाना है। जो ही तय कर लेंगे ना, त्यों ही आप गोरखपुर जाने के अच्छे मार्ग ढूंढना प्रारंभ करोगे, रास्ते ढूंढना प्रारंभ करोगे। किधर से कम समय लगेगा, किधर से कम धन लगेगा, किधर के रास्ते सही हैं, ये आप उसको जानने का प्रयास लोगों से करना शुरू कर लेंगे। मार्ग अपने आप मिलता चला जाएगा, बाधाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। और एक समय आएगा कि जब क्रिया का प्रारंभ करोगे तो आपको सही समय पर, कम व्यय में आप उस मार्ग पर, उस स्थान पर पहुंच जाओगे। तो ये उद्देश्य का महत्व होता है। उद्देश्य का निर्धारण पहले आपको करना पड़ता है। जो ही उद्देश्य करेंगे आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति स्वाभाविक सी होती है। अब सवाल उद्देश्य का यहां नहीं है। उद्देश्य तो एक जनरल परिभाषा हमने बताया है आपको। हमारा तो कौशल कहता है उद्देश्य, लेखन, कौशल, इनमें 3 शब्द मिले हुए हैं। हम मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे आज, क्योंकि बहुत सारी बातें बताना थोड़ा कठिन है। उद्देश्य, लेखन, कौशल, ठीक है, उद्देश्य की चर्चा हमने आपसे कर लिया, लेकिन वो कहता है कि उद्देश्य लिखने की कला, वो कैसे आप उद्देश्यों का निर्माण करोगे, ये कला होनी चाहिए आपके अंदर, वो कुशलता होनी चाहिए, लिखने की शैली होनी चाहिए। वो लिखने की शैली में कौन कौन सी मान्यताएं होनी चाहिए, वो चीजें हमको सीखनी है, वो चीजें हमको जाननी है कि कैसे हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे ताकि हमें वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर हमें सहूलियत से हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। अब जो उद्देश्य आपको यहां मिलेगा वही उद्देश्य गोरखपुर में नहीं रहेगा। गोरखपुर का एक अपना वातावरण है, शहर का एक अपना वातावरण है, गांव का अपना एक वातावरण है। यहाँ के उद्देश्य अलग होंगे, वहां के उद्देश्य अलग होंगे। अलग अलग जगहों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। टॉपिक एक होगा पर उद्देश्य अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तकनीक का ज्यादा प्रयोग करेंगे, यहां तकनीक का प्रयोग नहीं हो पाएगा। वहां टीचिंग में लर्निंग मटेरियल का दूसरा प्रयोग करोगे, यहां नहीं कर पाओगे। तो जहां की जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसा वातावरण होता है, उस हिसाब से उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसकी कलाओं को सीखना, उसने लिखने की शैली को सीखना, यह उद्देश्य लेखन कौशल कहलाता है। मेरी बात समझ में आए गई होगी, ठीक है? नहीं आई समझ में? उद्देश्य लिखना, कैसे लिखेंगे कि सही उद्देश्य आपका हो जाए। उद्देश्य 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, लंबे अवधि के लिए होता है और वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर होता है जहां आपका ये संस्थान है। सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होते हैं, ध्यान दो ना, सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य उस पाठ पर आधारित होता है, उस टॉपिक पर आधारित होता है, उस कंटेंट पर आधारित होता है जिसको लेकर के आप उस दिन पढ़ाने जा रहे होते हो। जिस दिन जो चीज पढ़ाने जाओ उस पर बना जो उद्देश्य होता है उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य रोज बदलते हैं, स्वाभाविक है।
टॉपिक रोज बदलेगा तो विशिष्ट उद्देश्य बदलेगा, क्योंकि वो टॉपिक पर आधारित है, वो प्रकरण पर आधारित है। तो प्रकरण पर आधारित जो विशिष्ट उद्देश्य बनेंगे वो रोज परिवर्तन होता रहता है, जबकि सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होता है और विषय का परिवर्तन रोज नहीं होता है। इसलिए जब विषय बदलते हैं तो सामान्य उद्देश्य बदलते हैं, और जब टॉपिक बदलते हैं तब विशिष्ट उद्देश्य बदलता है। तो विशिष्ट उद्देश्य रोज बदलेंगे, सामान्य उद्देश्य नहीं बदलेंगे। अब सवाल उठता है कि विशिष्ट उद्देश्य ही पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो विशिष्ट उद्देश्य पर ही होना है, क्योंकि वही हमको रोज लिख करके लाना होता है। जब पढ़ाने आओगे तो विशिष्ट उद्देश्य लिख करके लाएंगे आप। उसमें आपको 4 सिद्धांतों का पालन करना है। विशिष्ट उद्देश्य को लिखने समय 4 सिद्धांतों का पालन करना होता है। पहला सिद्धांत बोलता है कि जो सेंटेंस है वो स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। मेरी भाव को समझना, जो वाक्य है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। पहला सिद्धांत बोलता है। दूसरा सिद्धांत बोलता है कि अधिगम का परिणाम स्पष्ट होना चाहिए। व्हाट इज द रिजल्ट, उद्देश्य के रिजल्ट क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है कि उद्देश्य हमेशा उस प्रकरण से संबंधित होना चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हो, प्रकरण के इतर नहीं होना चाहिए। ये तो समझ गया होगा। चौथा क्या कहता है कि उस प्रकरण में कितने बिंदु को पढ़ा रहे हो आप, एक दिन में कितने पॉइंट्स को पढ़ा रहे हो। क्या आप एक दिन में बिना पॉइंट्स के पढ़ा सकते हो? क्या नहीं पढ़ा सकते हो? क्यों? क्योंकि आप जिन बच्चों के लिए आप टीचर बनने जा रहे हो उनका जो मेंटल लेवल होता है वो मेंटल लेवल इतना मैच्योर नहीं होता है कि एक ही फ्लो में आप सारा बोल जाइए और वो आपकी बात को सीख लेगा। बालक की अवस्थाओं पर निर्भर करता है, बालक के मेंटल मैच्योरिटी पर निर्भर करता है कि कितना वो मैच्योर है। उस मैच्योरिटी के आधार पर आप उसको क्लासरूम में प्रकरण को एक साथ रखने का काम करेंगे। जैसे एक छोटा बालक होता है शैशवावस्था में और एक आप हो किशोरावस्था में, दोनों के भोजन की बारंबारता में फर्क है, भोजन ग्रहण करने की बारंबारता में फर्क होता है। छोटा बालक जो शिशु है वो दिन में कई बार भोजन करने के लिए इच्छा व्यक्त करता है, कई बार, वो 1-1 घंटे में करेगा। क्या उसकी इच्छाओं को पूरे दिन का भोजन एक बार में दे करके काम चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। और आप जब मैच्योर हो गए हो, युवावस्था में हो, तो आप में परिवर्तन हो गया और आप एक बार खा के आते हो, पूरा दिन रहते हो, आपको फिर दिन में कई बार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। यह परिवर्तन होता है दोनों में। तो किशोरावस्था, आप जिस बालक को पढ़ाने जा रहे हो ना, वो बालक उतना मैच्योर नहीं होता है कि आपकी एक ही फ्लुएंसी में पूरा चैप्टर समाप्त कर ली जाइए और वो आपकी बात को सुन लेगा ध्यान से ना। अभी तो मैं बोल रहा हूं, इसमें से कई लोगों का मन चंचल हो रहा है, ध्यान भंग हो रहा है, ध्यान बट रहा है। जब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो जिस बालक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, तो उसके हिसाब से हम भोजन देना प्रारंभ करेंगे। उसको हम
छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके अपने टॉपिक को रखते हैं, यानी बिंदुओं में बांटते हैं। एक प्रधानमंत्री का अगर टॉपिक है तो प्रधानमंत्री के कई पॉइंट्स बांटेंगे। योग्यता का एक पॉइंट्स बांटेंगे, कार्यकाल का एक पॉइंट्स बांटेंगे, निर्वाचन का एक पॉइंट बांटेंगे, अधिकारों का एक पॉइंट बांटेंगे। अलग अलग छोटे 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 छोटे, और अलग अलग बांटोगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में जो ज्ञान दिए जाते हैं। सेमेस्टर प्रणाली क्यों लागू हुई है? इसीलिए ना कि पाठ्यक्रम को छोटा कर दिया जाए, आपको लोड ज्यादा ना हो। इसी आधार पर हम प्रकरण को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं ताकि बालक को उसके अनुकूल हम परोस सकें और वो उसको ग्रहण कर सके। तो चौथा जो पॉइंट है हमारा सिद्धांत, वो ये कहता है कि जितने भी पॉइंट्स आप बनाए हो, वो चारों पॉइंट, 3 पॉइंट जो भी बनाए हो, इसका उल्लेख अपने उद्देश्यों में करना होता है। क्योंकि उद्देश्य क्या है ना, एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, वो मान करके चलते हैं हम, एक आधार बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है, और आधार बना करके ही हम चलेंगे तो रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इन 4 सिद्धांतों को हमने बताया। अब चारों में अगर हम पूछें कि पहला जो कहता है कि स्पष्ट वाक्यों में होना चाहिए, जरा एक कोई एग्जाम्पल दे के बता दो। स्पष्ट वाक्य में ही कोई चीज शब्द हमको समझा दो कि ये चीजें स्पष्ट वाक्य में है। ये तो लिखने की कला होती है, इस लेवल पर आ गए हो, लेकिन सेंटेंस को कैसे स्पष्ट लाएं, स्पष्टता लाएं, शायद वो चीजें अभी अभाव है आपके अंदर। एक उदाहरण में आपके सामने देखो, टीचर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है ना, उदाहरण दे दो तो अपने आप सरलीकरण हो जाती है, सहज हो जाती है। और सरलीकरण, सहज बना करके ही प्रस्तुत करना एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटी मानी जाती है। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं कि अगर हम कहते हैं कि राम घर जा रहा है, ओके, राम घर जा रहा है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस बोलता हूं राम घर भी जा रहा है। कौन सा स्पष्ट है? सीधे सीधे बात है, इसमें स्पष्टता है कि घर ही जा रहा है, और वो है कि घर भी जा रहा है, इसका मतलब कहीं और जा रहा है वो, तो वो दुविधा की स्थिति में है, वहां स्पष्टता नहीं है। अस्पष्टता वो है कि जहां एकदम साफ लिखा हुआ है कि राम घर जा रहा है। तो आपको भी वो अपने उद्देश्यों को लिखते समय उसमें अस्पष्टता दिखनी चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होनी चाहिए कि यही करने जा रहा है। इस बात का आपको उद्देश्य लिखने की कलाओं में सीखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप, ये तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, नहीं? ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरे महत्वपूर्ण है कि अधिगम का परिणाम अस्पष्ट हो। टीचिंग, लर्निंग जो होती है ना, अधिगम, सीखने और सिखाने का रिजल्ट क्या है, इसमें अस्पष्ट होना चाहिए, परिणाम झलकना चाहिए उसमें। क्रिया के अंत में, शिक्षण के उपरांत क्रिया के अंत में बालक के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन ही एक शिक्षा का हमारा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। अगर व्यवहार में चेंजेस नहीं हुए तो शिक्षा हमारी फेल हो जाती है। हम इतना पढ़ाएं, इतना चिल्लाएं, 1 घंटा चिल्लाएंगे और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे तो हमारा उद्देश्य फेल हो गया, हम खत्म हो गए। यानी हमने जो कुछ दिया इसका मतलब हम आपके अनुकूल नहीं दिए, तो हम आपके अनुकूल दे और आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन दिखे तो न हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो परिवर्तन दिखना चाहिए, आचरण में परिवर्तन हो या ज्ञान में परिवर्तन हो। अब हम थोड़ा सा उस पीछे वाले शब्द पर आते हैं, यहां स्पष्ट करते हैं कि जो कहा जाता है कि शिक्षा, विद्या और ज्ञान, उसको कोरिलेट करते हैं यहीं पर हम। देखो, शिक्षा हमेशा एक माध्यम होती है, शिक्षा एक प्रोसेस, एक माध्यम है। किसके लिए? ज्ञान देने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक जरिया है, एक माध्यम है जिससे हम आपको कुछ एक रास्ता दिखाते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। स्वाभाविक है, एजुकेशन का अर्थ ही निकाल लो
तो अंदर से अग्रसरित करना, अंदर से निकालना, अंदर से विकसित करना, यह शिक्षा का अर्थ होता है। तो एक मार्ग दिखाते हैं शिक्षा, एक माध्यम है ज्ञान का। बालक जब जन्म लेता है ना, धरती पर अवतरण जब होता है ना, तो आप लोगों से कई गुना वो ज्ञानी होता है, आप लोगों से 1000 गुना विद्वान है। वो कैसे? उसके पास अंदर सारे ज्ञान भरे हुए हैं। उसे भोजपुरी भी आ रहा है, उसे अंग्रेजी भी आ रहा है, उसे तमिल भी आ रहा है, उसे कन्नड़ भी आ रहा है, उसे बंगाली भी आ रहा है। अमेरिका में जाएगा तो अंग्रेजी भी आ जाएगा उसको। जहां अवतरण लेगा वहां वो सीख जाता है, वहां की बोली बोलना शुरू हो जाता है। तो उसके पास तो सारे ज्ञान है पहले से ही, केवल और केवल हमें रास्ता दिखाना होता है। और रास्ता दिखाने का जो काम होता है वो एजुकेशन के माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। वो उसके पास अपार भंडार है। यहां पैदा होगा तो भोजपुरी बोलना प्रारंभ करेगा। वही बालक अगर साउथ में पैदा हो गया तो कन्नड़ से स्टार्ट कर देता है। सारा ज्ञान उसके पास है। तो मामूली बात नहीं है बालक का, बस ये है कि उसको हम धीरे धीरे अपने ज्ञान, अपने शिक्षा के माध्यम से अपनी दिशा की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो वो शिक्षा कहलाती है। और ज्ञान जब व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, जब विचारों में परिवर्तन हो जाता है, जब आचरण में परिवर्तन हो जाता है, तो वो विद्या का रूप लेती है। विद्या ददाति विनयम। जब विनय आपके अंदर आ जाए, जब परिवर्तन आपके अंदर आ जाए, वही असली रूप होना चाहिए, वही असली व्यक्तित्व होना चाहिए। और ये तब आता है जब आपके अंदर विद्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो अधिगम का परिणाम है, ये क्रिया के अंत में कौन सा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का उल्लेख होना चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए। कैसे लिखोगे इसको? क्योंकि लिखने की ही तो कला सिखानी है आपको। कैसे लिखोगे इसको? एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, हाँ। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, छोटा सा उदाहरण, कि ये हमारा जो एक दो एग्जाम्पल देंगे, दोनों में फर्क देखना कि कौन सी परिणाम वाला दिख रहा है, कौन सा बिना परिणाम वाला दिख रहा है। छात्र प्रधानमंत्री के बारे में जान सकेगा। ये पहला हमने उद्देश्य बनाया है, फर्स्ट। क्या ये आपको लगता है कि इसमें परिवर्तन दिख रहा है अथवा नहीं? अगर नहीं तो क्यों? नहीं मालूम। ये हालांकि लोग अभी कई स्कूलों में ये बताए जाते हैं कि लिखो जान सकेगा, हाँ, लेकिन उसमें उतना स्पष्टता नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरा लिखते हैं हम, छात्र प्रधानमंत्री के बारे में बता सकेगा। ये दूसरा मैंने लिखा, एक सेकंड सेंटेंस लिखा। अब पहले की अपेक्षा दूसरा ठीक है कि पहला ठीक है? दूसरा ठीक लग रहा है। दूसरे में स्पष्टता है कि यहां लिखा है जान सकेगा और यहां लिखा है बता सकेगा। यानी
कहीं ना कहीं पहले से दूसरा थोड़ा सा क्लियर लग रहा है कि परिणाम कुछ बता रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जान सकना ही किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जान जाएं यही हमारा उद्देश्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानने के बाद परिवर्तन दिखना चाहिए ना। तो दूसरे पहले की अपेक्षा दूसरे में परिवर्तन दिख रहा है, बता सकने में वो सक्षम है, यह बात का उल्लेख हो रहा है उसमें। इट मीन्स कि पहले से दूसरा ठीक है। पूरा ठीक है यह भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में सकेगा शब्द लगा हुआ है। अगर हम ये कहेंगे कि छात्र प्रधानमंत्री के बारे में बताएगा, तो ये तो सबसे क्लियर हो गया, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है, और परिकल्पनाएं परफेक्ट निकले ऐसी संभावनाएं नहीं मानी जा सकती है। इसलिए हमको थोड़ा ना थोड़ा उसमें लोच देना पड़ता है, लचीलापन देना पड़ता है। हम कैसे मान लेंगे कि बताएगा ही वो भाई? वो नहीं भी बता सकता है। इसलिए बताएगा शब्द हम का प्रयोग नहीं करेंगे, बता सकेगा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो 50% का एरर दिख रहा था, यहां मात्र आपको 10% का एरर दिख रहा है। और उद्देश्यों में, परिकल्पनाओं में 10% का एरर लेके चलना चाहिए, 10% का लचीलापन लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये संभावनाएं हैं, और संभावनाएं 100% निकले ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये पहले की अपेक्षा दूसरा स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन दिख रहा है। लोहे की सरिया देखे हो ना, जिससे मकानें बनती है, हाँ? उसमें 2 तरह की सरियाएं होती हैं। एक सरिया वो होता है जो घुमाओ तो घूम जाती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें लचीलापन होता है। और एक सरिया वो होता है जो लचीलापन मोड़ोगे तो खट से टूट जाएगा। तो मकानों में कौन सा प्रयोग होता है, खट से टूटने वाला कि लचीलापन वाला? लचीलापन वाला। टूटने वाला नहीं प्रयोग में आता है। तो अच्छा कौन है? जिसमें लचीलापन है। इसलिए हमेशा जिसमें लचीलापन हो वैसा ही उद्देश्यों का निर्माण आप करोगे। तो इन कलाओं के माध्यम से ये जो 4 चीजें हमने आपको बताई हैं, इन 4 सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्य का निर्माण करना आप प्रारंभ करोगे। अब उद्देश्य बना लिया, अब हम आते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल। ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इसमें भी 3 शब्द छिपे हुए हैं, पाठ, प्रस्तावना और कौशल। पाठ को तो मतलब जानेगा कि पाठ पाठ होता है। पाठ मतलब जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो वो पाठ होता है, लेसन है गया। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना क्यों करते हैं हम इसमें? प्रस्तावना मतलब एक भूमिका होती है, एक जागरूक करते हैं, अलर्टनेस करते हैं अपनी भूमिकाओं के माध्यम से। हम जब कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले कोई भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, कोई भूमिकाएं बताते हैं, ताकि जो श्रोता है उस विषय में जागरूक हो जाए, वो उसका मनोभाव उसके प्रति एकाग्रचित हो जाए। इसके लिए हम भूमिकाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और क्लास में भी हम भूमिका के रूप में पहले पाठ को आरंभ करने से पहले कोई ना कोई भूमिका विद्यार्थियों को देते हैं, ताकि वो कक्षा में सजग हो जाए,
सतर्क हो जाए और विषय वस्तु की तरफ सचेत हो जाए, इसके लिए हम भूमिकाओं के रूप में कुछ प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ करते हैं। भूमिका का देना ये बड़ा आवश्यक होता है। भूमिकाएं एक संकेत होती हैं, एक सूचनाएं होती हैं कि अब हम आपको ये चीजें देने वाले हैं। जैसे जीवन में आपने ऐसे जगह जाते होंगे जहां आपका कोई परिचय नहीं है। किसी ऑफिस में अगर आपका काम पड़ गया तो वहां आप जाओगे, लेकिन कोई वहां आपको जानने वाला नहीं होता है। आप जिस अधिकारी से मिलने वाले होते हैं उस अधिकारी से आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। आप अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसके पास जाएंगे तो आप जाते ही कहेंगे साहब नमस्ते, यही नहीं कहते हैं? तो साहब नमस्ते एक, ये तो अभिवादन का शब्द है भी, अभिवादन तो कहते ही कहते हैं। दूसरा इसमें एक बात छिपी होती है कि एक संकेत हम अगले वाले से करते हैं, एक सूचनाएं देते हैं कि मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं, वरना आप खड़े रहो दिन भर, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई आप और उनके बीच में कोई संकेतक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संकेतक के रूप में हम, भूमिकाओं के रूप में हम नमस्ते करते हैं। नमस्ते दोनों तरह से हम उसका अभिवादन भी कर लिए और हम अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम भी चुन लिए। और जो ही उसके पास सूचना जाती है कहते हैं हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है। तो एक सूचना हमारी हो गई वहां तक, फिर काम आगे बढ़ता है। दूसरी चीज, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर क्लासरूम में हम किसी विद्यार्थी को यहां बुलाएं और यहां हम अपने सामने खड़ा करें, उससे हम कुछ कहें नहीं, बिना बताए उसके गाल पर एक तमाचा खींच दें, तो जानते हो क्या होगा? वो तमाचा इतना जोरदार लगेगा, शायद उसकी कल्पना वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो सचेत नहीं था, उसके प्रति वो सजग नहीं था। जिसके प्रति आप सजग नहीं रहेंगे, थोड़ा सा भी चोट वो गंभीर महसूस होती है। आप महसूस करिए कि कभी कभी आपके यहां पर अचानक की चोट लगती है, कहीं से लड़ जाती है, तो लगता है बिजली की झटके की तरह महसूस होता है। लेकिन वही आप